पहाड़ों की यातनाएं हमारे पीछे हैं और मैदानों की यातनाएं हमारे आगे हैं। यह वाक्यांश या स्टेटमेंट जर्मन कवि बर्तोल्ट ब्रेख्त ने कहा था और इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये लाइन, ये उद्धरण या कोटेशन हिंदी के प्रख्यात कवि, लेखक और पत्रकार मंगलेश डबराल जी को बहुत प्रिय थी और अक्सर वे इस लाइन को दोहराया करते थे। आज अब वे हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना ने या यूं कहें इस नश्वर देह ने उनका साथ छोड़ दिया। उनको किडनी की भी समस्या थी और कोरोना भी हो गया था और इसके बाद एम्स में उनको भर्ती कराया गया। 9 दिसंबर 2020 को उन्होंने आखिरी सांस ली। तो आज साहित्य आजकल इस कार्यक्रम में हम मंगलेश डबराल जी के बारे में बात करेंगे और बात करने के लिए जो महान शख्सियत या यूं कहें साहित्य जगत में मंगलेश जी के अभिन्न मित्र रहे हैं, प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह साहब, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम साहित्य आजकल के लिए समय निकाला। आपसे जानना चाहेंगे कि आप डबराल जी को किन शब्दों में याद करना चाहेंगे? मंगलेश डबराल जी हमारे बीच नहीं रहे। जाहिर है कि व्यक्तिगत तौर पर मेरी दुनिया का एक हिस्सा सुना हो गया। एक ऐसा आत्मीय मित्र चला गया जिसका स्थान कभी भर नहीं सकेगा। कविता के संसार का एक ऐसा कवि चला गया जो पहाड़ों के दुख को, सुख को, संवेदनाओं को झरनों की तरह मैदानों में लाता हुआ नजर आता था। पहाड़ी जल से मैदान की भूभाग को भिगोता हुआ नजर आता था। पहाड़ी पक्षियों का कलरव हमें सुनाता था। ऐसा कवि अब हमारे बीच नहीं रहा। बिल्कुल, हिंदी संसार में बोलने वाली वह अनुगूंज लुप्त हो गई। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य प्रेमियों के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है
की पूरी साहित्य बिरादरी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ा शून्य है, जिसे भर पाना बहुत मुश्किल होगा। और वे तो आपके मित्र भी रहे हैं। आप खुद इतने जाने-माने साहित्यकार रहे हैं। तो आपके जो संस्मरण डबराल साहब के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। पहली मुलाकात आपकी कब, कैसे हुई? और इसके बाद कैसे आप लोगों की मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा? और उनकी कविताओं के बारे में उन्होंने आपसे क्या फीडबैक कभी लिया? या फिर आपकी किसी रचना के बारे में उन्होंने कोई फीडबैक दिया हो? तो बहुत सारे संस्मरण होते हैं। तो आप कुछ ऐसे संस्मरण हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। निश्चय ही हम एक ही पीढ़ी के रहे हैं, तो लिखना पढ़ना हम लोगों ने या साहित्य के आंगन में उठना, चलना, जैसे बच्चा सीखता है, तो एक ही साथ हम लोगों ने सीखा और एक ही साथ हम चल रहे थे। मंगले डबराल की कविताएं पत्र पत्रिकाओं में तो मैं पढ़ता रहता था, परिचित था। मैं ही क्या, हमारी पीढ़ी के लगभग जो सभी इस वक्त महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, हम सभी एक दूसरे से परिचित थे। लेकिन मंगले डबराल से मेरी पहली मुलाकात तब हुई जब वे इलाहाबाद आए। मैं उस दिन बनारस में था और मंगलेश डबराल अपनी शिक्षा आदि पूरी करने के बाद वो उन दिनों भोपाल में थे और पूर्वग्रह पत्रिका से वो जुड़े हुए थे। इलाहाबाद से एक हिंदी का दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, अमृत प्रभात। तो अचानक ये जानकारी मुझे मिली कि मंगले डबराल अमृत प्रभात में आ गए हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा, परिचय था मेरा और भेंट नहीं थी कभी, और मुझे जहाँ तक याद है कोई पत्र व्यवहार भी तब तक नहीं था। और जब वो आ गए इलाहाबाद, अमृत प्रभात पत्र अखबार निकलने लगा, तो जाहिर है कि उसका जो रविवार का अंक होता था वो साहित्य से संबद्ध अंक हुआ करता था। प्राय सभी अखबारों के उन दिनों के जो रविवार का अंक होता था उसमें साहित्य से एक साहित्यिक परिशिष्ट होता था। पता ही चला कि मंगलेश जी मंगलेश जी मुख्य रूप से उसका संपादन करते थे, वैसे तो अखबार को देखते थे। तो इलाहाबाद आते ही मंगलेश जी ने मुझे एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने ये मुझसे कुछ रचना मांगी उन्होंने कि भाई कोई कहानी भेजिए। तो बहरहाल मैं कहानियां भी लिखता था, लेकिन कविताएं भी लिखता था। मैं कविताएं अधिक लिखता था उन दिनों, कहानियां भी लिखता था। तो मैंने कोई रचना भेजी, शायद कोई कहानी थी। वो अगले ही रविवार को कहानी छप गई। अमृत प्रभात निकलता था इलाहाबाद में, लेकिन वो बनारस भी जाया करता था अखबार। फिर ये सिलसिला चल निकला और मैं कहानी भी भेज देता था कभी, फिर कविताएं भी भेज देता था मैं। कभी-कभी कोई लेख कोई लिखता था तो वो भी मैं भेज देता था। और जो कुछ भी मैं भेजता था वो अमृत प्रभात में छपता था। कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं नहीं भेज पाता था और जब कुछ अरसा बीत जाता था तो मंगलेश जी का पत्र आ जाता था फौरन कि यार बहुत दिन से कुछ भेजा नहीं तुमने, कुछ भेजो। तो बहरहाल मैं जो कुछ भी रहता था मैं भेज देता था। तो एक दिन बल्कि मेरी ये इच्छा हुई कि भाई मैं यहीं पास में रहते हैं इलाहाबाद में, चल के जरा सा मैं मिलूं मंगलेश से। तो बहरहाल मैं इलाहाबाद पहुंच गया। इलाहाबाद आया तो अमृत प्रभात का जो कार्यालय था वो इलाहाबाद, तो मेरा जाना समझा हुआ शहर, मैं इलाहाबाद का ही एक तरह से पैदाइश मेरी, जो शहर सब घूमा हुआ वहीं रहकर पढ़ाई की, तो मेरे लिए कुछ अपरिचित शहर तो था नहीं, मैं आसानी से पहुंच गया। तो
मंगलेश डबलाल की एक जो छवि मैंने बना रखी थी कि जैसे हम उस हमारी पीढ़ी के जो युवक थे कि जिस तरह से वो वेश विन्यास और जिस तरह से वो रहते थे, चलते फिरते थे। लेकिन जब मैं वैसा ही कुछ मैंने छवि उनकी बना रखी थी मंगलेश की। लेकिन जब मैं पहुँचा तो देख कर मैं थोड़ा-सा हैरत हो गई मुझे। मैं थोड़ा-सा दंग हो गया। क्योंकि वो इतने सीधे साधे सादे सादी वेशभूषा में मंगलेश और अ, मंगलेश बीड़ी पीते थे। तो मतलब अचानक ही मुझे पता नहीं क्यों मुक्तिबोध को देखा था नहीं मैंने, लेकिन मुक्तिबोध की तस्वीरें देखी थी, तो हर तस्वीर में मुक्तिबोध वो बीड़ी पीते हुए वो दिखाई, उनकी तस्वीर प्रायः देखी होगी आपने भी, अन्य अन्य लोगों जी, ने भी। जी, जी। तो अचानक पता नहीं क्यों जैसे मुक्तिबोध लगा कि जैसे मुक्तिबोध साहब थे वो। और बैठाया मुझे और फिर बस यूँ ही मतलब लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसे लगा न जाने हम कितनी बार मिल चुके हैं। बिल्कुल किसी भी तरह का जुड़ाव नहीं, किसी भी तरह की बनावट नहीं, बिल्कुल इतनी सहजता, इतनी सरलता और कब तक बैठे रहे हम, क्या-क्या बातें करते रहे, समय किस तरह गुज़र गया ये पता ही नहीं चला। और बहुत देर तक बैठने के बाद जब मैं चलने लगा तो वो ज़ाहिर है छोड़ने मुझे आए काफ़ी। और हम लोग इस चलते वक़्त ऐसे मिल रहे थे जैसे कि बहुत दिनों से मिले हुए हैं और जा रहे हैं, पता नहीं कब मिलेंगे। और कहा यार देखो तुम देर कर दिया करते हो जो है, तुम जल्दी-जल्दी वो रचनाएँ भेजा करो और कुछ और युवा रचनाकार वहाँ बनारस में हों, तो उनको भी प्रेरित करो भाई, लिखें। तो मंगलेश के अंदर देखा मैंने कि जहाँ भी रहते थे वो, जहाँ भी वो गए वो वहाँ की जो युवा पीढ़ी होती थी, मतलब हमसे भी युवा, मतलब हम लोग तो खैर प्रकाशित हम लोगों की रचनाएँ होने लगी थी। हमारे सामने एक नई पीढ़ी उभरने लगी थी। तो मंगलेश उन उस नई हमारे सामने की जो नई पीढ़ी थी, हमारे बाद आने वाली जो नई पीढ़ी थी, उसको वो जोड़ना चाहते थे। उसको वो एक तरह से एक मंच प्रदान करना चाहते थे। जैसा कि प्रायः लोग ऐसा बहुत कम करते हैं बिल्कुल, और ये अपनी बड़ी पीढ़ी बात है। को तो बहुत याद करते हैं लोग, लेकिन बहुत वो कम उसकी कि और तलाशो कह रहे हैं कि ढूँढो भाई, प्रेरित करो हाँ, उनको हाँ, तो और ये वो एक भेजें। अच्छी बात है कि एक एक जाना-माना साहित्यकार जो नए साहित्यकार आ रहे हैं, उनके लिए मंच प्रदान कर रहा है, उनको अवसर दे रहा है, उनकी साहित्यिक प्रतिभा को जो हाँ, है परिमार्जित कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी खूबी हाँ, मंगलेश साहब के अंदर थी, जैसा कि आपने बताया। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मंगलेश डबराल साहब पत्रकार भी रहे हैं। उनकी साहित्यिक रचनाएँ कविताओं के रूप में हम सब ने पढ़ी हैं और एक पत्रकार के नज़रिए से आप उनका आकलन कैसे करना चाहेंगे? क्योंकि वो लंबे समय तक जनसत्ता में रहे, सहारा समय जो साप्ताहिक था उसमें भी रहे, फिर पब्लिक एजेंडा में भी आ गए। तो एक मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या उस ज़माने में, क्योंकि अब वो चले गए इस दुनिया में और आजकल की पत्रकारिता में ऐसे बहुत कम साहित्यकार हैं जो बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं। जबकि आपको अब बहुत अच्छे से पता है और आप खुद एक साहित्यकार हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक पत्रकार के रूप में उनके योगदान को आप कैसे याद करना चाहेंगे और आज के पत्रकारों को उनसे क्या सीखना चाहिए? देखिए ऐसा है कि अ, आज के पत्रकारों को तो उनसे भाषा सीखनी चाहिए। बिल्कुल। मंगलेश डबराल ने हिंदी पत्रकारिता को एक नई भाषा प्रदान की। और देखिए जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो पत्रकारिता के कई पहलू होते हैं। कई पहलू होते हैं और ज़ाहिर है कि हम किसी भी पत्रकार पर जब बात करते हैं तो उन बहुत बहुत सारी पहलुओं की ओर ध्यान जाता है और उनके आधार पर हम उनका विवेचन विश्लेषण करते हैं। या मैं 2-3 बातों पर ये ध्यान संक्षेप में आकृष्ट करना चाहूँगा कि एक तो जो पत्रकार होता है, जैसे कि मैंने कहा कि चूँकि मुख्य रूप से वो साहित्यिक जो परिशिष्ट होता था या साहित्य से संबद्ध जो अ, होते थे पृष्ठ, मुख्य रूप से मंगलेश डबराल उन्हीं को देखते थे। अमृत प्रभात में भी वो इलाहाबाद से फिर अमृत प्रभात जब लखनऊ से निकला दैनिक, तो लखनऊ में उनको एक बड़े पद पर भेज दिया गया था। क्योंकि जब दिल्ली आए, दिल्ली से जब जनसत्ता निकला है, तो जिस समय वो
जनसत्ता में आए तो वो लखनऊ से आए थे, यानी अमृत प्रभात छोड़कर जनसत्ता में आए थे। हालांकि अमृत प्रभात में बहुत उनका बहुत सम्मानित पत्रकार थे वो। तो एक दो बताऊंगा कि आमतौर पर जो साहित्य से जुड़े हुए जो पृष्ठ होते हैं या जो उनका जो संपादन करता है, तो उसको मुख्य रूप से कहानी की बहुत जरूरत रहती है, कविता की जरूरत रहती है, कुछ साहित्यिक लेख की जरूरत होती है, कुछ वो स्तंभ बना दिए जाते हैं। इस तरह की तमाम सामग्री की उनको जरूरत पड़ती है। मंगलेश के यहाँ ये बात देखी मैंने कि ऐसा नहीं था कि वो उन पृष्ठों को या उन कालमों को उन चीजों को भरना उनकी लिए जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं, ये बात नहीं थी उनके अंदर। उनके अंदर उसमें भी चयन, ऐसा नहीं है कि जो कुछ आ रहा है सब उसको पृष्ठ को भर दिया जाए, स्थान को भर दिया जाए। ऐसी पत्रकारिता मंगलेश ने नहीं की। और बस मैं जानता हूं इस चीज को, बहुत सारी सामग्री आती है समाचार पत्रों के पास, बहुत सारी सामग्री आती है, लेकिन इसके बाद भी ये छटपटाहट होती थी कि किससे लिखवाना है, किससे आग्रह करना है कि भाई आप कविताएं भेजिए, आप कहानी भेजिए, आप हमारा फला कॉलम के लिए लिखिए, या या किसी से ये कहना कि यार कोई नया कॉलम आप शुरू कीजिए, कोई विचार नया आना चाहिए। तो नित्य नवीनता की जो खोज होती है, ये मंगलेश डबराल के व्यक्तित्व में थी। और ये नहीं कि वो नाम के आधार पर चयन करते हो, कि साहब आमतौर पर होता है कि बड़े नाम हैं उनका चयन कर लिया। अच्छा, उनको मिलना भी आसान था ऐसा नहीं था, क्योंकि उनकी पीढ़ी, जैसा कि मैंने बताया, हम लोगों की पीढ़ी है जिसमें बहुत सारे रचनाकार, कवि भी थे, कहानीकार भी रहे हैं, लिखने वाले रहे, उनको किसी चीज की नहीं थी। इसके बावजूद वो देखते थे कि जो नई प्रतिभाएं आ रही हैं, उन प्रतिभाओं में क्या है, क्या छिपा हुआ है, वो निकल कर आए। तो उसकी तलाश वो निरंतर करते रहे। अब ये एक पत्रकारिता का एक पक्ष ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा मैं बता दूं कि उनके मस्तिष्क में खुद कभी-कभी इतने नए विचार आते थे, इतने आइडियाज आते थे, और आमतौर पर हम देखते हैं कि पत्रकारिता पर समकालीनता का बहुत दबाव होता है। बिल्कुल। कि मतलब इस समय जो चल रहा है, आज जो चल रहा है, उससे संबंधित सामग्री समाचार पत्र में जाए। जैसे आज अब तो मीडिया का बहुत विस्तार हो गया है, तो नित्य उनको रहता है कि जो चल रहा है उस पर कुछ जाना चाहिए। तो जो चल रहा है उस पर जाना चाहिए, तो वो क्या जाना चाहिए? क्या जाना चाहिए, इस पर विचार करना और उस पर विचार करते हुए कोई नई बात ज़हन में आना और वो काम करवाना, ये मंगलेश की बहुत बड़ी एक खूबी थी। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, वैसे तो बहुत है, मैं बोलता रहूँ तो उनकी पत्रकारिता पर ही बहुत बोल दूँगा मैं, कि ये जब अयोध्या वाली जब घटना घटी थी, जी। जो, तो ज़ाहिर है कि वो एक बहुत बड़ी घटना थी। तो अब उसमें चूँकि राम मंदिर का मामला था, तो वो घटना के केंद्र में मतलब राम थे, राम का नाम था उस घटना के केंद्र में। जब हम राम कहते हैं तो राम कथा हमारे सामने आ ही जाती है। तो उसी दौरान की बात है, मंगलेश डबराल ने जब जनसत्ता में जब थे, तो प्रायः मैं यहाँ से जब हम से निकलता था, कक्षाएँ जो खत्म होती थी, तो जब जल्दी कक्षाएँ हम लोग खत्म हो जाती थी, मैं अक्सर उधर निकल जाता था। दरियागंज की तरफ जाना होता था, तो पहले आईटीओ पर रुक गए और जनसत्ता का ऑफिस वहीं हुआ करता था, चले गए मंगलेश के पास, वहीं बैठे हैं, गप लड़ा रहे हैं। उसके बाद फिर दरियागंज गए, वाणी प्रकाशन, राजकमल गया, जहाँ भी। तो ऐसे मैं गया, तो अचानक उन्होंने पूछा मुझसे, "ए अब्दुल, ये बताओ कि अ, राम कथाएँ तो विश्व में बहुत बहुत लिखा गया है, पूरे विश्व में राम कथाओं की रचना हुई है, तो क्या उर्दू में भी राम कथाएँ लिखी गई हैं?" तो मेरे मुँह से निकला कि हाँ, और खूब लिखी गई हैं। कहने अच्छा, ऐसा है? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा यही नहीं, एक राम कथा तो फ़ारसी में भी लिखी गई है। अब तो मंगलेश एकदम, उनके चेहरे पर जो उस समय भाव था, कि जैसे इस प्रकार भाव था जैसे कोई आदमी कुछ
कुछ ढूंढ रहा था, पता नहीं क्या ढूंढ रहा था, और अचानक उसको जैसे कोई बहुमूल्य चीज मिल गई। ढूंढ कुछ और रहा है लेकिन कोई कीमती चीज उसको मिल गई। इस तरह चेहरे पर भाव था, प्रफुल्लता का भाव था। तो मंगलेश ने मुझसे कहा, यार अब्दुल, इस पर तुम अगर एक लिख दो, राइट अप लिख दो, तो एक पूरे बहुत बड़े, उसको बड़े बहुत बड़ा लिखो तुम, छोटा मोटा आर्टिकल नहीं, छोटा सा लेख नहीं चाहिए, एक राइट अप चाहिए बड़ा, इसको लिखो, और हो सके तो कुछ उनके कवर पृष्ठों के फोटो भी यार भेज देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करता हूँ। और मैं आया, और मैं आ गया, लौट कर आया, और उसके बाद अगले दिन ही मैं जामिया अपनी लाइब्रेरी गया, और मैं वहां से वो रामायण उनको ज्यादातर राम कथा रामायण नाम से प्रचलित है, तुलसीदास का तो रामचरितमानस, बाकी सब रामायण है। तो जितनी हमारे पुस्तकालय में थी, लगभग दर्जन भर, उससे ऊपर रही होंगी, वो सब रामायण ने मैंने इकट्ठी की। फारसी, बल्कि रामायण तो नहीं मिली, लेकिन फारसी रामायण से संबंधित सामग्री मुझे मिल गई, और उर्दू की रामायण बहुत मिली, वो मैं ले आया, और एक मैंने राइटअप तैयार किया कि उर्दू फारसी की राम कथाएं। और ये जो पीछे वाला पृष्ठ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि आधे से ज्यादा पृष्ठ में करीब यह पूरा लेख रविवार के अंक में उन्होंने छापा। और ये जब छपा है लेख, तो बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि बहुत लोगों के लिए यह अविश्वसनीय था कि यार उर्दू फारसी अचंभा में लगा भी होगा उनको, राम की बहुत से कथाएं लोगों को लिखी गई। अचंभा लगा होगा, आश्चर्यचकित हो गए होंगे। निकलवा लिया। हाँ, पढ़कर बहुत पत्र छपे उसके बाद, पाठकों के जो पत्र छपते थे, कोई मोबाइल का जमाना नहीं था, कोई फोन करके लोग, तो इस तरह के चीजों पर उनका ध्यान जाना, या उगलवाना किसी से है, क्योंकि वो अचानक न पूछते और मैं न बताता, तो शायद हाँ, इस तो पक्ष फिर पर इस उनका तरह ध्यान से नहीं जाता। कैसे तो लोगों को इससे पता चलता कि रामायण के हाँ, ऊपर, राम के ऊपर जो है लिखा गया है, उर्दू हाँ, में भी, फारसी में भी। फारसी में भी। तो इस तरह ये नहीं था कि जैसे चल रहा है या जो आसानी से अवेलेबल हो रही है सामग्री, उसी को सिर्फ छाप देना है, स्थान भर देना है, यह नहीं था, बल्कि कुछ नया हो, कुछ नया हो, जो पाठक को कुछ एक नया बोध दे, कुछ उसका संवर्धन करे, जो जानकारी उसके अंदर है। तो इसकी लगातार कोशिश मंगलेश डबराल करते थे। और इसी तरह से मैं बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी है, तो छोटी सी बात, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी खूबी थी मंगलेश के यहाँ। आजकल तो वो खत्म हो गया है, पुस्तक समीक्षाएं बहुत कम छप रही हैं, बल्कि नहीं छप रही हैं। परिचय एक तरह छपता है, उस जमाने में पुस्तक समीक्षाएं बहुत छपती थी। तो पुस्तक समीक्षा ऐसा नहीं था कि मंगलेश डबराल खुद सोच कर समीक्षाएं लिखवाएं कि भाई ये पुस्तकें आई हैं, इनमें इनकी समीक्षाएं लिखी जानी है, इनकी नहीं लिखी जानी है। कुछ ऐसा भी करते हैं लोग, भाई इसकी अच्छी समीक्षा आ जाए, इसकी प्रशंसात्मक हो, तभी छाप दें। कोई इसकी बड़ी खिंचाई कर रहा है, आलोचना बड़ी कटु कर दी, आमतौर पर समीक्षा में कटु आलोचना नहीं करते, तो ऐसी बच। मंगलेश इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट थे, बिल्कुल साफ थे। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने भी बहुत समीक्षाएं लिखी पुस्तकों की, बल्कि एक तरह से जनसत्ता से मंगलेश का हटना था कि जनसत्ता में मेरा लिखना ही बंद हो गया। उनके हटने के बाद बहुत कम समीक्षाएं तो मैंने बंद ही कर दी, पुस्तक समीक्षाएं थोड़ी बहुत राष्ट्रीय सहारा वगैरह विमल झा ने बाद में लिखवाई। तो जब वो कई बार ऐसा होता था कि मैं कोई पुस्तक मुझे दी उन्होंने समीक्षा लिखने के लिए, और मुझे लगता है कि मैं यार अगर लिखूंगा तो बहुत आलोचनात्मक हो जाऊंगा, तो मैंने एक आध बार मंगलेश से कहा, ये बात अपनी बताई कि यार ये दी तो है किताब और मैं पढ़ गया यार, लेकिन ये हो सकता है मैं लिख दूं, ये छपे तो हो सकता है कि लेखक को बुरा लग जाए। को अच्छा ना लगे। तो क्या हुआ? मतलब कोई ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो कहा क्या हुआ? हाँ, अच्छा लगे ना लगे इससे क्या होता है? जो तुमको लगा लिखो। मतलब मंगलेश ने कभी किसी पर कोई शर्त नहीं लादी, कोई ये नहीं किया कि ये भी नहीं कहा कि अरे यार थोड़ा बच के लिख देना, ऐसा भी कह देता है। नहीं। तो यानी जो मन में आए, जैसा आपको लगता है वैसा लिखिए। बिल्कुल। तो ये जो स्पष्टता थी, ये जो खुलापन था, और मैं इसीलिए कहता हूँ, देखिए
जो व्यक्ति अपनी रचना में ईमानदार होगा वो अपनी पत्रकारिता में भी ईमानदार होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। और इसी बात की क्योंकि रचना आगे और मैं पत्रकारिता ये अलग-अलग ध्रुव। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको अपने प्रति, अपनी रचनाओं के प्रति, अपनी पत्रकारिता के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति आपको ईमानदार होना चाहिए, ज़िम्मेदार होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि डबराल साहब की पूरी ज़िंदगी, चाहे वो कवि के रूप में हो, लेखक के रूप में हो या पत्रकार के रूप में हो, पूरी की पूरी ज़िंदगी उनकी इस बात की मिसाल रही कि अगर आपको एक अच्छा लेखक बनना है, कवि बनना है या पत्रकार बनना है, तो सिर्फ आपके अंदर संवेदना हो और सच्चाई हो। ये 2 मूलभूत तत्व हैं। लेकिन आज के दौर में जो उभरते हुए लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं और या फिर पत्रकार हैं, तो अगर इन 2 पैरामीटर्स के आधार पर विवेचना करें, तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर में साहित्य में, पत्रकारिता में संवेदना और सच्चाई कितनी है या नहीं है? आपका अपना नज़रिया क्या कहता है? देखिए, आज की पत्रकारिता ज़ाहिर है समय के लिहाज से बहुत बदल गई है। अब बहुत हम एक तरह से हर जीवन के हर पक्ष में बहुत तीव्रता आ गई है, बहुत तेज़ी आ गई है और वो पत्रकारिता में भी बहुत तेज़ी आ गई है। लेकिन ये खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि हम लोगों का दौर था या मंगलेश का जो ज़माना था, उस समय पत्रकारिता में इतनी हड़बड़ी नहीं थी और इसलिए संवेदनाओं के लिए बहुत जगह थी, क्योंकि संवेदनाओं के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। जब तक बिल्कुल, हम किसी चीज़ पर बहुत विचार नहीं करते, बहुत ही धैर्यपूर्वक उस पर सोचते नहीं हम, तब तक हम शायद अपने भीतर की जो ईमानदारी है और उसे हम भाषा में प्रकट नहीं कर सकते। ईमानदारी का भाषा में प्रकट होना ये पत्रकारिता की सबसे बड़ी शर्त है और मुझे लगता है कि आज की पत्रकारिता को इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। अगर आप अनुमति दें, तो अंत में मैं मंगलेश डबराल की एक छोटी-सी कविता का पाठ करूँगा। बिल्कुल, मेरा सवाल ही आखिर में यही था बिस्मिल्लाह साहब कि अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हमारे इस कार्यक्रम साहित्य आजकल में आपकी नज़र में जो मंगलेश डबराल साहब की बहुत कविता जो आपको बेहद पसंद हो, उसकी चंद लाइनें हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। लेकिन मुझे बेहद अच्छा लगा कि मेरा ये सवाल करने से पहले ही आपने शायद मेरे मनोभावों को पढ़ लिया और ये आपने खुद बोला, तो बिल्कुल आप सुनाइए। और आप बताइए भी कि उन कविताओं का भाव क्या है, अभिव्यक्ति क्या है? और जो एक सामान्य जो नागरिक है, उसको उन कविताओं से क्या सीखना चाहिए? मैं कविता का भाव तो नहीं बताऊँगा, ना कुछ न मैं व्याख्या करूँगा इसकी और क्योंकि कविता कविता होती है, व्याख्या करने से कविता का जो रस है, वो शायद फैल जाता है। जी, मैं यहाँ पर एक उद्धृत करना चाहूँगा पंडित हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। उन्होंने कहा था एक बार कि कविता का विश्लेषण करना इसी प्रकार है जैसे किसी फूल की पंखुड़ियाँ नोच-नोच कर उसमें सुगंध की खोज की जाए। क्या बात है! बहुत बेहतरीन कथन। तो मैं उस सुगंध की खोज के लिए श्रोताओं पर उसके मैं डाल दे रहा हूँ और छोटी-सी एक कविता है उनकी, जिसका शीर्षक है पत्तों की मृत्यु। कितने सारे पत्ते उड़कर आते हैं चेहरे पर मेरे बचपन के पेड़ों से। एक झील अपनी लहरें मुझ तक भेजती है, लहर की तरह काँपती है रात और उस पर मैं चलता हूँ, चेहरे पर पत्तों की मृत्यु लिए हुए। चिड़ियाँ अपने हिस्से की आवाज़ें कर चुकी हैं, लोग जा चुके हैं, रोशनियाँ राख हो चुकी हैं, सड़क के दोनों ओर घरों के दरवाजे बंद हैं, मैं आवाज़ देता हूँ
और वही लौट आती है मेरे पास। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है जैसे कि पहाड़ों पर ना रह पाना और मैदानों को ना सह पाना, इन दोनों के बीच का जो दुख है, दर्द है, संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, मंगलेश डबराल साहब ने वे सब अपनी अलग अलग कविताओं में व्यक्त किया है। तो जैसा कि आपने पत्तों का ये से संबंधित जो कविताएं आपने कविता का पाठ किया, बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। तो अब मुझे लगता है कि मंगलेश साहब बेहद ही भावुक कवि थे, संवेदनशील कवि थे, और आने वाली जनरेशन को, चाहे वो साहित्यकार के रूप में हो या पत्रकार के रूप में हो, उनका मार्गदर्शन भी करते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि आजकल के कुछ ऐसे साहित्यकारों या पत्रकारों की तरह नहीं कि जरा सा पद, पैसे और प्रतिष्ठा क्या मिली, वे जमीन से ऊपर आसमान में उड़ने लगे। मंग डबराल साहब हमेशा जमीन से जुड़े रहे, सहज रहे, सरल रहे, स्वाभाविक रहे। और शायद यही वजह है कि उनकी जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वे हमेशा साहित्य जगत में अमर रहेंगी और साहित्य प्रेमियों के दिलों में डबराल साहब हमेशा धड़कते रहेंगे। तो प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, आपने अपने संस्मरण हमारे साथ मंगलेश डबराल साहब को लेकर जो साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं। आप ऐसे ही हमारे कार्यक्रम साहित्य आजकल में आते रहिए, और जो नई युवा पीढ़ी है, नए लोग हैं, उनका मार्गदर्शन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।